हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेचोमेट्री। ठीक है, अब ये स्टेचोमेट्री है क्या और पेपर में किस हवाले से इससे क्वेश्चन आते हैं, इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपसे जो पार्ट बी होता है आपके पेपर का उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग में ये नहीं आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, जो आपका सेक्शन बी होता है जिसे मैं पार्ट बी कह रही हूँ, सही, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ में इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या है सही है। अब स्टेचोमेट्री क्या है? इट इज़ द लॉजिक ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, इसको हम केमिकल चेंज की लॉजिक भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटेटिव हार्ट ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन। इसको क्वांटिटेटिव हार्ट क्यों कहा जाता है? एवरी केमिकल रिएक्शन का सबको पता है, ये जो हार्ट है, हार्ट का मतलब सब जानते हैं कि दिल को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये केमिकल रिएक्शन का एक क्वांटिटेटिव हार्ट है, क्वांटिटेटिव दिल है। अब क्यों कहते हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ कि क्यों कहा जाता। देखें, the definition of stoichiometry is it is the quantitative study of reactant consumed and product formed in chemical reaction. Stoichiometry basically है क्या? ठीक है, how much amount of reactant required to form the product in chemical reaction, मतलब कि कितना amount of reactant होगा, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा। मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट बनाने में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप स्टेचोमेट्री के वर्ड को देखें तो देखें आपको यहाँ पर दो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक है स्टेचो, सेकंड है मैट्री। ठीक है, स्टेचो का मतलब क्या होता है? स्टेचो का मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, और मैट्रो का मतलब होता है मेजर, यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट जो केमिकल रिएक्शन में होती है वो कहलाती है स्टेचोमेट्री। हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्मिंग प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टेचोमेट्री? अब इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? इट प्रिडिक्ट द एग्जैक्टली हाउ मच मटेरियल इज़ नीडेड और क्रिएटेड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वही बात आ रही है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ये कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल क्रिएट होगा, ये बनेगा किसी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आपके लिए आसान हो गया होगा कि स्टेचोमेट्री का वर्ड है क्या, इसको हमने किस तरह दो वर्ड्स में डिवाइड किया है, स्टेचो में, और मेट्री मीन्स मैट्रोन मीन्स मेजरमेंट, इसकी डेफिनेशन है क्या। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्टेचोमेट्री? ठीक है, The principle of stoichiometry is depend on the law of conservation of mass. ठीक है, अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ मैंने आपको ये बताना है कि जो स्टेचोमेट्री है वो डिपेंड कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं पता होगा, ये जिनके दिमाग में इस वक्त नहीं होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। थोड़ा सा इन ब्रीफ में आपको बताऊं कि इसको प्रपोज करा था एंटोनी लेवाइजर ने। ठीक है, किसने प्रपोज करा था? एंटोनी लेवाइजर ने। ठीक है, ये होता क्या है? मैटर इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं तो क्या होता है कि किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ना ही उसमें मैटर क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। इस बात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। नहीं, दो रिएक्टर केमिकल रिएक्शन बनेगा ही जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, या फिर प्रोडक्ट टूट के दो रिएक्टेंट बनेंगे। इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट का जो मास था ना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है
मैं यहाँ लिखकर आपको दिखाती हूँ। जो रिएक्टेंट का जो मास है, रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल होगा किसके? प्रोडक्ट के मास के, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का मास है वो इक्वल होगा रिएक्टेंट के मास के, ठीक है। क्या कह रही हूँ? हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, या फिर जो प्रोडक्ट का मास है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, सही। ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे जो हमारी डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल होती है, जो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये एक आइस है, आइस क्यूब है, इसको हमने मेल्ट किया, सही है। हो तो केमिकल रिएक्शन ही रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है ये? फिज़िकल चेंज, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको मेल्ट करा तो क्या हुआ? मास रिमेन द सेम। बर्फ़ से पानी तो बना, तो ऐसा नहीं हुआ अगर बर्फ़ का एक टुकड़ा था तो पानी का एक ड्रॉप बना, ऐसा नहीं हुआ। जितना अमाउंट पानी, जितने अमाउंट ऑफ पानी से, जितने अमाउंट ऑफ वाटर से ये बर्फ़ का एक टुकड़ा बना था, तो वो पिघल कर मेल्ट होकर इतना ही पानी बन गया, ठीक है। इसका मास बरकरार रहा, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारी डेली लाइफ में वो ये है, हम मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है। मोमबत्ती को हमने जलाया, जलाने के बाद क्या हुआ? केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। मोमबत्ती मेल्ट होना शुरू हो गई। अब वो मेल्ट तो हो रही है, ठीक है, तो इसके मेल्ट होके इसका मोम कहाँ गिर रहा है? वैक्स कहाँ गिर रहा है? वो नीचे गिर रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हुआ कि मोमबत्ती मेल्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है, नहीं, मोमबत्ती ख़त्म तो हो रही है लेकिन वो मेल्ट होकर उसका मोम कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। इसका मास भी क्या होगा? बरकरार है, ठीक है। सिर्फ शेप चेंज हो रही है लेकिन मास जो है रिमेन सेम रहेगा। अब जो इसकी थर्ड एग्जाम्पल है वो है रोड समझ लें या आप हैमर समझ लें, ठीक है। हैमर के ऊपर क्या हुआ? रस्ट आ गया। रस्ट मतलब जंग आ गई, ठीक है। अब केमिकल चेंज क्या आया? रस्ट इसके ऊपर आया, लेकिन जो हैमर का है मास वो भी बरकरार ही रहा। ऐसा नहीं हुआ कि इसका मास जो है कम हो गई या ज़्यादा हो गया, इसका मास रिमेन रहेगा, तो सही है। तो स्टोइचोमेट्री का जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करती है कि जो मास पर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के मास पर ये डिपेंड कर रही होती है। ये इसका प्रिंसिपल कहलाता है स्टोइचोमेट्री का, ठीक है। किसका प्रिंसिपल है? स्टोइचोमेट्री का, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने स्टोइचोमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं इन अ क्लोज सिस्टम मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली अगर किसी क्लोज सिस्टम की, हम जैसे फ्लास्क की बात कर रहे हो और इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो है बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड। एनाटॉमी ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हम सबको मालूम है एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अल्फाज हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, ठीक है। ये अल्फाज हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस में भी पढ़ा है और बायोलॉजी की ब्रांचेस में भी पढ़ा है, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। हम केमिकल इक्वेशन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरी बैलेंस इक्वेशन टेल्स अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी बैलेंस इक्वेशन हो वो हमें कंप्लीट स्टोरी बताती है कि किस तरह जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुई और किस तरह हमारी प्रोडक्ट बनी, ठीक है। अच्छा, अब हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जाहिर है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो राइट साइड पे सब्सटेंस लिखा होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो लेफ़्ट साइड पे सब्सटेंस लिखा होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे जो सब्सटेंस लिखा होता है, ठीक है, और जो राइट साइड पे सब्सटेंस लिखा होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये लेफ़्ट साइड पे है और ये राइट साइड पर है। ईच केमिकल इक्वेशन हैज़ 3 की पार्ट्स, रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ़्ट साइड वाला जो है रिएक्टेंट है। अब सेकंड पार्ट क्या है केमिकल इक्वेशन का? वो है एरो,
ठीक है। अब ये जो एरो बना हुआ है, ठीक है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज। और जो राइट साइड पर सब्सटेंस है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। टुगेदर डिस्क्राइबिंग द फुल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो पॉइंट है आप एमसीक्यूज़ के हवाले से नोट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर कौन सा सब्सटेंस होता है, रिएक्टेंट, और एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, ठीक है। और जो राइट साइड पर सब्सटेंस मौजूद होता है वो कहलाती है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको पता है केमिकल इक्वेशन जो है, केमिकल इक्वेशन में फार्मूलाज लिखे हुए होते हैं, ठीक है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल के फार्मूला मौजूद होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ कोफिशिएंट में मौजूद होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, वाटर के फार्मूले के, ठीक है। वाटर का फार्मूला होता है H2O, लेकिन अगर इसके बराबर में कोई नंबर मौजूद होता है, ठीक है, एक तो ये हमें बताता है मोल्स के बारे में, ठीक है, एटम के मोल्स के बारे में बताता है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ बताता है, कोफिशिएंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। मीन्स हाइड्रोजन के 2 मोल्स मौजूद है और ऑक्सीजन के भी 2 मोल्स मौजूद हैं, ठीक है, सही है। और ये हाइड्रोजन का 2 कोफिशिएंट है और ऑक्सीजन का भी 2 कोफिशिएंट है। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं सब्सक्रिप्ट की, सब्सक्रिप्ट क्या होता है, सब्सक्रिप्ट जो फॉर्मूले के नीचे नंबर लिखा हुआ होता है वो कहलाता है सब्सक्रिप्ट। मतलब कि जो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है ये कहलाता है सब्सक्रिप्ट। क्या कहलाता है ये, सब्सक्रिप्ट। मैं आपको लिख के भी दिखा रही हूँ, ठीक है, ये कहलाता है सब्सक्रिप्ट। अब आप देखें ऑक्सीजन के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलें भाई आ जाए, कोफिशिएंट नंबर इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूलाज टेल अस मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स द 2 इन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बराबर में जो 2 लिखा हुआ है ये हमें नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स बता रहा है, इसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। अंडरस्टैंड नाउ, सब्सक्रिप्ट क्या होते हैं, नंबर्स विद इन फॉर्मूलाज डिफाइन द मॉलिक्यूल्स इट्सेल्फ, द 2 इन H2। फार्मूलाज के अंदर जो नंबर्स मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं सब्सक्रिप्ट। नाउ व्हाट इज़ द एग्जांपल, एक एग्जांपल दी हुई है, इक्वेशन लिखी हुई है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बना रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको केमिकल इक्वेशन की एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव, नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोल रेशियोज। हमने मोल्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द ब्रिज मोल रेशियोज। मोल रेशियोज को हम एज अ ब्रिज के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं स्टेचोमेट्री में, ठीक है। अब मोल रेशियो होता क्या है, ठीक है। अ मोल रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ एनी 2 सब्सटेंसेस इन अ बैलेंस इक्वेशन। देखें, मिसाल के तौर पर आपको इक्वेशंस में 2 रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कितने रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, 2 रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है पोटेशियम की और ब्रोमीन की, ठीक है। ये एक पूरी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें 2 रिएक्टेंट हैं, एक पोटेशियम है और एक ब्रोमीन है। क्या होगा कि पोटेशियम के पास, आप ये देखो पोटेशियम के पास कोफिशिएंट क्या है 2 और ब्रोमीन के पास कुछ भी नहीं, यानी कि इधर है 1। तो इसका मोल रेशियो क्या बनेगा, 2:1, ठीक है, 2:1। 2 मोल पोटेशियम इस 1 मोल ब्रोमीन इस 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। जैसे ही पोटेशियम ने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किया तो इसने बना दिया पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और पोटेशियम ब्रोमाइड का कोफिशिएंट क्या है, 2, ठीक है। 2 कहाँ से आया है, क्योंकि पोटेशियम के पास कोफिशिएंट 2 था और ब्रोमीन के पास 1 था, तो ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2 पोटेशियम ब्रोमाइड,
ठीक है। वी कैन ड्राइव रेशियोज लाइक 2 मोल पोटेशियम 1 मोल ब्रोमीन और 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब यहाँ देखें, ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। अब ये कह रहे हैं ना कि मोल रेशियोज द ब्रिज, देखें डायग्राम भी आपको ऐसे ब्रिज के तौर पर नज़र आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब जो सब्सटेंस है पोटेशियम उसका कोफिशिएंट है 2। ठीक है। और जो सब्सटेंस है ब्रोमीन उसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है। पोटेशियम और ब्रोमीन के दरमियान जो मोल रेशो है वो 2:1 का रेशो है। ठीक है। और जबकि ब्रोमीन और पोटेशियम के दरमियान जो रेशो है वो 1:2 का रेशो है। अब आप कहेंगे मैम इधर हमने 1:2 क्यों लिखा है? वो इस वजह से जब हम रिएक्शन ब्रोमीन से पोटेशियम की तरफ, यानी कि ब्रोमीन जब पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका रेशो हो जाएगा 2:1, सॉरी 1:2। ठीक है। और जब पोटेशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा इसकी रिएक्शन हो जाएगा 2:1। देखें यहाँ डायरेक्शन भी दिख रही है आपको एरो की, पोटेशियम ब्रोमीन की तरफ है तो 2:1, और जब ब्रोमीन पोटेशियम की तरफ है तो इसका क्या है रेशो 1:2। ठीक है। अब अगर हम ब्रोमीन से पोटेशियम ब्रोमाइड की तरफ जाएंगे तो इसका रेशो क्या बनेगा 1:2, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड के पास जो कोफिशिएंट था वो 2 है। ठीक है। और ब्रोमीन के पास 1 है, तो ये क्या बन जाएगा 1:2। अब यहाँ देखें, अब हम जब पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन की तरफ आएंगे तो इसका रेशो क्या बन जाएगा 2:1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? देखें इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये मोल रेशो जो हम एनाटमी पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टोइचोमेट्री पढ़ा हमने, एनाटमी पढ़ी, केमिकल इक्वेशंस की, मैंने आपको मोल्स बताया, ये बताया कि इक्वेशंस में जो है कितने मटेरियल्स होते हैं, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, एरो होता है, फिर हम इसमें मोल रेशियो पढ़ते हैं। ठीक है। ये सारा स्टोइचोमेट्री के ही बारे में है। ठीक है। क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी जब हम स्टोइचोमेट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 4 स्टेप्स किस चीज़ के हैं। देखें, जो आपके पेपर में स्टोइचोमेट्रिक के न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, आप सबसे पहले अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, इक्वेशन आपको दी हुई है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको एक पोटेशियम जिसमें जिस इक्वेशन में पोटेशियम ब्रोमाइड बना था। ठीक है। पोटेशियम और ब्रोमीन रिएक्टेंट थे। ठीक है। हमने वहाँ पर कोफिशिएंट को बैलेंस करा था। ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन में करेक्ट कोफिशिएंट लगा कर अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है। करेक्ट कोफिशिएंट लगा कर अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। सेकेंड स्टेप्स में क्या करेंगे, आप कन्वर्ट 2 मोल्स, जो आपको गिवन क्वांटिटीज़ होंगी मोलर मास को यूज़ करते हुए आप उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, मोल रेशियो अप्लाई करेंगे। मोल रेशियो अप्लाई करने के बाद आखिर में आपका जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जो आपको यूनिट्स दी हुई होंगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, उसी यूनिट में आप कन्वर्ट कर लेंगे अपने मोल्स को। ट्रांसफॉर्म मोल्स बैक इनटू ग्राम्स, लीटर और पार्टिकल्स एज रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड? अगेन रिपीटिंग 4 steps. What are 4 steps of stoichiometric numericals or stoichiometric calculations? Write a balance equation. First step. Second step is convert to moles. Third step is apply the mole ratio. Now the fourth step is convert to requested unit. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। परेशान नहीं हो, मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो स्टोइचोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स की वीडियो है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बाकायदा हम एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। नाउ रिलेशनशिप इन्वॉल्व फॉर द स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक के, ठीक है, उसमें 3 तरह की रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होती हैं। देयर आर 3 रिलेशनशिप इन्वॉल्व फॉर द स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस।
ठीक है। कौन कौन सी रिलेशनशिप है? फर्स्ट है मास मास रिलेशनशिप, सेकंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, थर्ड क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है। मास मास रिलेशनशिप के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, मास वॉल्यूम के भी आते हैं, और फोर्थ क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप में आप क्या करोगे? आपको अगर क्वांटिटी मास में दी हुई है तो आपको मास में ही निकालनी है। ठीक है। अगर वो आपसे वॉल्यूम में पूछ रहा है तो फिर आपको वॉल्यूम वाली क्वांटिटी निकालनी होगी। ठीक है। और अगर आपको वॉल्यूम देकर फिर वॉल्यूम ही पूछ रहा है तो फिर आपको वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वाली जो है फॉलो करना होगा। ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में मास दिया हुआ है, ठीक है, और अगर वो आपसे मास में ही पूछ रहा है तो आपको मास मास रिलेशनशिप फॉलो करना होगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू मास में दी हुई है और वो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो फिर आपको मास वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप को फॉलो करना होगा। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में वैल्यू वॉल्यूम में दी हुई है और आपसे वो वॉल्यूम ही पूछ रहा है तो आपको वॉल्यूम वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप को ही फॉलो करना होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी वो स्टैचोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स के वीडियो होगी। ठीक है। उसमें हम बाकायदा एग्जाम्पल के साथ स्टैचोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप मुझसे समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।